के कोएफिशिएंट होते हैं, जो x के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं a1x लिखते हैं ना, और जो y के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको बोलते हैं b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उनको बोलते हैं c। तो b कैप का मतलब है, यहाँ पे मैं b मतलब y के कोएफिशिएंट्स लिखूंगी, इसके नीचे कांस्टेंट टर्म्स लिखूंगी, इसके नीचे a का मतलब x के कोएफिशिएंट्स, और इसके नीचे फिर से y के कोएफिशिएंट्स। या मैंने आपको कहा था आप नंबर याद रखो 2 3 1 2। इसका मतलब क्या होता है, ये जो पहले वाला कोएफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं 1, सेकंड वाले कोएफिशिएंट को बोलते हैं 2, और कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं 3। तो 2 का मतलब भी वही, सबसे पहले मुझे ये वाली टर्म्स लिखनी है, बीच वाले कोएफिशिएंट्स। 1 का मतलब x के कोएफिशिएंट्स, 3 का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, तो वो कोएफिशिएंट्स का ऑर्डर लिखने के लिए हम याद रखते हैं या तो b कैप या 2 3 1 2। आई थिंक b कैप इज मोर इजी टू लर्न। बोलो यस ठीक है ना? हाँ, बाकी आपकी मर्जी है, दो तरह से हम जनरली स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो b किस लिए यूज होता है मैम? क्रॉस बेटा इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। मैम बुक में नहीं दिया ना मैम ये? हाँ जी, हम बुक में कंसीडर नहीं है ये। बुक में क्या नहीं है? हम बुक में जो आपने अभी लिखा वो है नहीं है बेटा बुक में तो देखो उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आप देखो 59 पेज पे उन्होंने तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, लिखा हुआ है ना पेज नंबर 59 पे, देखो कौन से वाला? ये x इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और y की वैल्यू लिखी हुई है c1 a2 माइनस c2 a1, है ना? तो ये फॉर्मूला लर्न करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम कोएफिशिएंट्स को इस ऑर्डर में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही फॉर्मूला आ जाता है। इसलिए हम इसको, और हमने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शो करनी होती है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा जो कि और मुश्किल होता है। तो उस फॉर्मूला को डिराइव करने की जगह हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो आपकी ये बुक में एग्जांपल नंबर 14 देखो, पेज नंबर 60 पे एग्जांपल नंबर 14 नजर आ रहा है? यस मैम। एग्जाम्पल नंबर 14 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है इसको, है ना? ये देखो ये उन्होंने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है ना, यही चीज हम कर रहे हैं, ये हमें शो करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। बट अब हमने कोएफिशिएंट्स को किस ऑर्डर में लिखना है वो मैं आपको याद कराने के लिए मैंने आपको हिंट दे दिया कि हमने कोएफिशिएंट्स को b कैप या 2 3 1 2 के ऑर्डर में लिखना है। ये जो कोएफिशिएंट्स है ये यहाँ देखो ध्यान से, पहले लिखा हुआ है 3 और 5, 3 और 5 y के कोएफिशिएंट्स है ना, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर x के कोएफिशिएंट, फिर दोबारा से y के कोएफिशिएंट। तो ऐसे याद करना मुश्किल रहेगा ना, हमने पहले किसका लिखना है फिर किसका लिखना है फिर किसका लिखना है। अगर उस चीज को हम ऐसे याद कर ले कि हमने कोएफिशिएंट्स को b कैप के ऑर्डर में लिखना है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। समझ आई बात? हम वही कर रहे हैं बुक वाली चीज, बट बुक में उन्होंने ये b कैप ऐसे नहीं बताया, वो एक शॉर्टकट है फॉर्मूला कि कोएफिशिएंट्स का ऑर्डर लर्न करने का वे है। ओके, समझ आई बात? हाँ बोलो मैम। यहाँ पे मैम 3 लिखे हुए हैं मैम, x y और 1, मैम आपने 4 बनाए हैं। 4 बनाए है ना, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 3 ही आएंगे। क्रॉस भी तो करना है ना उसके बाद, कोएफिशिएंट्स तो 4 होंगे तभी उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 नंबर्स आएंगे ना मेरे पास। x y और 1 लिख सकते हैं? हाँ x y और 1 आएंगे, वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे बेटा। पहले कोएफिशिएंट्स का ऑर्डर लिखने के लिए हमने ये याद करा कि b कैप के ऑर्डर में हमने कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। अब b का मतलब क्या है? 3 और 4। c का मतलब है -35 -28। a का मतलब है 5 और 2, फिर b का मतलब है 3 और 4।
अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होते हैं। तो अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारे तीन जो है x, y और 1, इनके नीचे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। एक बार देखो फिर इसको समझना, एक बार में नहीं समझ आएगा, पहले एक बार देख लो मेथड, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप दोबारा डिस्कस करेंगे कि मेथड है क्या। 3 को -28 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, -84। स्टूडेंट जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बीच में माइनस साइन आता है, फॉर्मूला का पार्ट है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है ये, कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एज इट इज, पर जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो बीच में माइनस साइन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -140। अब y के नीचे -70 -140, इधर 70 -2 3 6। अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, -84 + 140, ये आ जाएगा 56, 70 64। अब x और y की वैल्यू निकालनी है, एक बार हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, एक बार इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी जब इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, 56/64, 8 से कैंसिल कर दिया मैंने, 7/8। y को लेके सॉल्व करेंगे तो 70/64, 35/30। मैम x की वैल्यू कैसे निकाली? इन दोनों को बेटा सॉल्व करा लेके तो ये 56 ऊपर चला जाएगा ना। मैम ओके मैम एक और बार एक्सप्लेन कर दो। एक और बार एक्सप्लेन करूंगी मैं, पहले तो आपने मतलब मेन चीज याद करनी है। मैंने ना एक गलती कर दी स्टूडेंट्स, ये 4 था, मैंने 14 लेके इसको सॉल्व कर दिया तो ये 20, हाँ 20 आएगा है ना, ये 14 आएगा, फिर ये कैंसल होके 4 आ जाएगा और ये कैंसल होके 5 आ जाएगा। अब चलो देखो एक बार फिर से दोबारा हम डिस्कस करेंगे। आपने पहले स्टेप्स क्या याद रखने हैं, देखो पहले जो मेन स्टेप्स जो आपके माइंड में होने चाहिए तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। पहला स्टेप कि इक्वेशंस को इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है बात। दूसरा स्टेप कोएफिशिएंट्स को बी कैप के ऑर्डर में लिखना है, ठीक है बात। बी का मतलब y के कोएफिशिएंट्स, a का मतलब x के कोएफिशिएंट्स, c का मतलब कांस्टेंट a b c। b जब हम b बोल रहे हैं तो हमने y के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, c बोल रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म्स लिखनी है। कोएफिशिएंट्स को हमने b कैप के ऑर्डर में लिख लिया, फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करना है। जब हम फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x का डिनोमिनेटर बनेगा, नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो y का डिनोमिनेटर बनेगा, y के नीचे लिखेंगे उन्हें, और लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के नीचे लिखेंगे, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। मतलब एग्जाम में आप ऐसे ही सॉल्व करोगे बेटा तभी मार्क्स मिलेंगे, ये पूरा मेथड ऐसे एक्सप्लेन करोगे। हाँ जी एग्जाम में हाँ ABC लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपने रेफरेंस के लिए लिखना है ना, ये A है, ये B है, ये C है, लिखो। आपने एग्जाम में ऐसे पूरे कोएफिशिएंट्स लिख के उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके शो करना है तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको एग्जामिनेशन के व्यू से ही बता रही हूँ, ऐसे ही लिखना है। अब दोबारा देखते हैं हम इसी मेथड को दोबारा देखते हैं, ठीक है। कोई और पेयर लेके इक्वेशंस का सॉल्व करते हैं। लेट अस सी, मैं अब एक और पेयर ले लेती हूँ, कोई भी पेयर ले लेते हैं हम। मैंने ले लिया 3x + 4y
-10 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मुझे एक इक्वेशंस दी हुई है, पेयर ऑफ इक्वेशंस, और मुझे कहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। पहले तो मैंने इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब हमने कोएफिशिएंट्स को लिखना है बी कैप के ऑर्डर में। हमने ऊपर लिख लिया बी कैप, बी के नीचे क्या आएंगे मेरे कोएफिशिएंट्स? 4 minus 1 -1 4 and -1, वेरी गुड। सी के नीचे minus 10 और minus 2 -10 ए के नीचे 3 ओ मैम 3 1 and 1, फिर बी के नीचे फिर से 4 ठीक है। अब पहले दो की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स के नीचे आएगी, नेक्स्ट 2 की वाई के नीचे, नेक्स्ट 2 की 1 के नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे कर 4 इंटू -2 -8। ठीक है, बीच में माइनस आना ही आना है। अब -1 इंटू -10 क्या बन गया? 10 अब नेक्स्ट -10, फिर माइनस आना ही आना है, -2 इंटू 3 -6। ठीक है, दो बार माइनस आ गया ना तो मैंने ब्रैकेट डाल के लिख दिया। नेक्स्ट -3 -4। ठीक है बात? यस अब ये आ गया x अपॉन -16, y अपॉन -4, 1 अपॉन -7। अब x निकालना है, फर्स्ट और लास्ट को लेके सॉल्व करेंगे, y निकालना है सेकंड और लास्ट को लेके। x आ गया मेरा -16 अपॉन -7, 16 अपॉन 7, और y आ गया -4 अपॉन -7, दैट इज 4 अपॉन 7, and the question is finished. बोलो स्टूडेंट्स। मैम ये लास्ट स्टेप एक बार वापस बताना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये -16 ऊपर चला जाएगा, यस मैम। तो क्या बन गया x की वैल्यू -16 अपॉन -7। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4 ऊपर चला जाएगा, तो y की वैल्यू बन गई 4 अपॉन 7। ओके मैम ओके मैम। ठीक है, एक और देखो, फिर से देखो, क्योंकि जब हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे तभी हमें समझ आएगा, ऐसे तो आने से रहना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये मेथड, इसीलिए मैंने आपको कहा था इसको हम तभी यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन में मेंशन हो। देखो, अब हम एक्सरसाइज 3 चलो पहले एक और सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे। एक और इक्वेशंस लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये दी हुई है इक्वेशंस हमें, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वल टू 0 में लिख लिया मैंने। अब मैं कोएफिशिएंट्स लिखूंगी b कैप के ऑर्डर में। बताओ फिर से, b के नीचे क्या आएगा? 3 and -4 c के नीचे -30 + 2 a के नीचे 2 5 अपॉन 5 b के नीचे 3 - 2 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है हमने। यस, बताओ क्या आएगा x के नीचे? 6 माइनस माइनस 52। बिल्कुल सही बोला। 4 minus -65 एक मिनट, पहले नीचे से ऊपर आना है, फिर ऊपर से नीचे जाना, एरो दे, पहले ऐसे फिर ऐसे, -65 -65 -4 -4। अब नेक्स्ट -8 -8
-15 15 ठीक है, x के नीचे आ गया हमारा -46, y के नीचे आ गया -69, 1/-23। अब x की वैल्यू बताओ क्या बनेगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 ये ऊपर चला जाएगा ना, 2 तो -46/-23 2.3 2 23 2 सा 46, yes ma'am और y की वैल्यू -69/-23 3 3, एंड द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। और एक बार आ जाए फिर ये भी इजी लगता है, ऐसी बात नहीं है, yes ma'am समझ आ जाएगा फिर इजी लगेगा ये भी। इवन हमारे पास लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, उसको यही मेथड सबसे ज्यादा पसंद था, वो इसी को यूज करता था, और फिर ये सिलेबस में से डिलीट हो गया, तब ही वाज वेरी अपसेट। वो कहता था मैम मुझे यही करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो इट हैपेंस, कोई बात नहीं। तो इसलिए मेथड्स हमने सारे करने हैं, अगर एग्जाम में कोई मेंशन होता है तो उसी मेथड से सॉल्व कर देना है, नहीं तो जो हमें इजी लगता है उस मेथड से सॉल्व कर देना। हाँ जी, अब आप अपने डाउट्स पूछो। मैम जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो जरूरी है कि ऊपर से नीचे करें, हम नीचे से ऊपर कर सकते हैं स्टार्टिंग में? हाँ बेटा, बट बस ये है कि पहले इन दोनों को करना है, इन दोनों को बाद में करना है। ओके मैम। बस ये ध्यान रखना ना, 2 3 सा करो या 3 2 सा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से नीचे का मतलब है कि हमने पहले ऐसे करना है मल्टीप्लाई। मैम हम पहले फिर -4 × -13 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बीच में माइनस साइन आना है, तो फिर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ओके मैम। पहले हमने 3 और 2 को ही करना है, हमने कॉर्नर से मूव करना है हमेशा। जब भी आगे भी आप बहुत सारे मेथड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी करते हैं, हमें कुछ भी दिया होता है तो हम ऐसे ही मूव करते हैं, ऐसे, ठीक है, कि पहले ऐसे फिर ऊपर। ओके ओके मैम। स्टूडेंट्स, कुछ कुछ समझ आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? yes ma'am यस मैम। ओके, पूरा समझ आ गया। पूरा समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब चलो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, लेट अस सी किस किस को याद है। बिना बुक में से देखे, बिना चीटिंग करे बताना है आपने, ठीक है, ईमानदारी से, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकती, ठीक है, कि आप बुक में से देख के बता रहे हो या नहीं, बट ईमानदारी से। नहीं आता है कोई बात नहीं, बट प्लीज। हाँ जी, ये हमारी इक्वेशंस होती है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके लिए हमने कंडीशंस की थी, है ना, कि कब इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा। वो कंडीशंस मुझे बताओ। पहली कंडीशन कौन बताएगा? तीनों में हाँ, जस्ट ओके, वर्जोत बता रहा है, बताओ वर्जोत। A1/A2 is not equals to B1/B2. Unique solution. यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और इस और जो ग्राफ बनता है वो बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और हम कहते हैं ये कंसिस्टेंट है, पेयर इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन है। Yes sir. ठीक है बात। चलो अब सेकंड कंडीशन कौन बताएगा? मैम ओके, हिमानी बोलो। मैम A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 जब तीनों रेशियोज इक्वल है तो क्या होता है? infinite many solution इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और ग्राफ कैसा बनता है? consistent lines कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट नहीं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे से ओवरलैप, yes और ma'am इसको भी हम कहते हैं कंसिस्टेंट। जब भी सॉल्यूशन मिल गया तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, पेयर इज कंसिस्टेंट। थर्ड कंडीशन नो सॉल्यूशन के लिए। मैम मैं बताऊं A1/A2 is not equal to C1/C2. is equal to B1/B2 not equal to C1/C2 यस, काफी सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है आंसर देने के लिए, दैट्स रियली गुड। इसका मतलब कि आप लोग साथ साथ लर्न कर रहे हो। नो सॉल्यूशन,
और इसमें जो ग्राफ बनता है वो होता है पैरेलल पैरेलल लाइन। लाइंस, एक्सक्यूज और मी मैम, उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। हाँ जी बोलो बेटा। मैम इंटरसेक्टिंग वाले क्वेश्चंस दे दो मैम। क्वेश्चंस दे दूं मतलब कैसे, ग्राफ के क्वेश्चंस दे दूं? नहीं मैम, इंटरसेक्टिंग अभी मैम कौन सा मेथड किया ना हमने मैम। इंटरसेक्टिंग अभी हम करेंगे एक्सरसाइज में बेटा, इसीलिए मैंने ये रिकॉल कराया है। एक्सरसाइज में दोबारा से हमें इसकी जरूरत पड़ती है, अभी करेंगे हम, देखो ठीक है। तीनों ही ये कंडीशंस की जरूरत पड़नी है हमें, इसीलिए मैंने आपको ये रिकॉल करवाई है, याद करवाई है। और जिन स्टूडेंट्स ने ये वाली क्लास नहीं लगाई थी, प्लीज नोट डाउन द कंडीशंस। जिसने नहीं लगाई थी रेज योर हैंड्स और उसके बाद नोट डाउन द कंडीशंस, क्योंकि मैंने कहा था 3.2 एक्सरसाइज ओके अंकित और आदिल ने नहीं लगाई थी। तो बेटा नोट डाउन कर लो ये कंडीशंस। देखो A1 A2 मतलब, हाँ बुक में भी लिखी हुई है और आप इनको नोट डाउन भी कर लो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। एक्सरसाइज 3.5 में से इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे इन कंडीशंस को हम अप्लाई करते हैं। इमानी बेटा नोट, आपको आई थिंक आपने बताई भी है कंडीशन, आई थिंक आपको आता है, ये आता है इमानी? ओके यस मैम। रोहन आपको भी नोट डाउन करो बेटा आप भी, फिर मैं आपको अभी इनको अप्लाई करना बताती हूँ जिन स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं लगाई थी पहले। अब हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। क्वेश्चन रीड करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है उनमें, इसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करो। Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution और infinite solution? पहले हमने बताना है कि कितने सॉल्यूशंस हैं, तो हम इन तीन कंडीशंस का यूज करेंगे, ठीक है बात। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रोहन कोई डाउट है बेटा? आपका हैंड रेज हुआ है या ये वो फर्स्ट डाउट है? ओके ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने कंडीशंस लगा के चेक करना है कि कितने सॉल्यूशंस हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। कैन आई इरेज इट? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3.6 में 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इक्वेशंस दी हुई हैं x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स कंडीशन लगाने के लिए भी हमारी इक्वेशंस इक्वल टू 0 की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें दी हुई है। एक्सरसाइज 3.2 में भी सेम क्वेश्चंस थे कि हमने चेक करके बताना था कितने सॉल्यूशंस हैं। अब हमने A1 अपॉन A2 निकाला। A1 A2 का मतलब x के कोफिशिएंट्स, x नहीं लेना, कोफिशिएंट सिर्फ, तो ये आ गया 1 अपॉन 3। फिर हमने B1 अपॉन B2 निकाला, ये आ गया -3 अपॉन -9 यानी 1/3। अगर तो ये हमारे अनइक्वल आ जाते, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो हमने यहीं पे खत्म कर देना था यूनिक सॉल्यूशन ढूंढ के। बट ये इक्वल आ गए तो हमें अब थर्ड वाली रेशियो भी चेक करनी पड़ेगी। थर्ड वाली रेशियो आई -3 अपॉन -2 दैट इज 3 अपॉन 2। तो अब हमारी कंडीशन कौन सी बन रही है यहाँ पे कि पहले दो इक्वल है। A1 is equal to B1 not equals to B2। हाँ जी बिल्कुल। No solution. तो ये कौन इस केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। अगर हमें याद होगा तभी हम बता सकते हैं। तो नो सॉल्यूशन, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। हमें क्या कहा था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तब आगे उसको सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो नो सॉल्यूशन आ गया, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। इज इट ओके? बोलो। यस मैम। अब सेकंड मैम पार्ट। ये पार्ट एक बार और रिपीट करवा दो। बेटा वही चीज जो हमने 3.2 एक्सरसाइज में करी थी ना कमल, आप तो उस दिन Yes, क्लास में थे। ये कोफिशिएंट्स होते Yes, हैं ना हमारे, A1 अपॉन A2 का मतलब x के कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1, A2 3, तो A1 अपॉन A2 क्या हो गया 1/3।
B1 -3, B2 -9, तो B1 अपॉन B2 निकाला, -3 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसल, 1/3 आ गया आगे। C1 अपॉन C2 निकाला, -3 अपॉन -2, कांस्टेंट टर्म्स, फिर से Yes, ma'am. माइनस माइनस कैंसल, 3/2। तो चेक करा कौन सी वाली कंडीशन बन रही है, Yes, ma'am. उसके No अकॉर्डिंग solution. हाँ नो सोल्यूशन वाली बन रही है ना। फर्स्ट टू इक्वल, तीसरा अनइक्वल, तो नो सोल्यूशन लिख दिया, क्वेश्चन। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट Yes, ma'am. करेंगे। सेकंड पार्ट, अब देखो सेकंड पार्ट में फिर से चेक करो। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 2x + y। मैम कंसिस्टेंट आ ओके, नहीं कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? मैम यूनिक सोल्यूशन। एक मैम यूनिक सॉल्यूशन। मैम यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। ओके यस ओके, अब A1 अपॉन A2 हमारा आ गया 2/3, B1 अपॉन B2 आ गया 1/2। पहले दो हमारे अनइक्वल आ गए, तो हमने तीसरा चेक ही नहीं करना है। ठीक है ना, तीसरा चेक ही नहीं करना है, हमने सीधा लिखना है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमने उसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है तो हमने सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को लिखा बी कैप के ऑर्डर में। ठीक है बात, कोएफिशिएंट्स को बी कैप के ऑर्डर में लिखा। अब बोलो बी के नीचे क्या आएगा? 1 1 2, सी के नीचे -5 -8 ए के नीचे 2 3 Ma'am, फिर से 2 बी के upon 3. नीचे। Yes, 1 1 upon 2. बिल्कुल सही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, हाँ जी, x क्रॉस मल्टीप्लाई -8 -10 -8 माइनस माइनस, Minus. एक माइनस फॉर्मूला कहाँ है, एक माइनस इनको में एक मल्टीप्लाई। माइनस मल्टीप्लाई का. हाँ, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, -15 हाँ जी बोलो -15 -15 -16 माइनस माइनस, फिर से and 4 -3 4 -3, बिल्कुल सही। तो ये आ गया x अपॉन 2 y अपॉन 1 1 अपॉन 1। ठीक है ना, -8 + 10 बन गया ना, -8 + 10 का मतलब 2। मैम x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। बिल्कुल सही, x2 y1, ये दोनों चीजें हमने इसमें अप्लाई करी हैं कंडीशंस। कंडीशंस में अगर यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो फिर हमने उसको सॉल्व किया है। ठीक है बात स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. यस मैम। एनी कंफ्यूजन? No. अब समझ आई दोनों चीजें, कंडीशंस भी, और जिन Yes, स्टूडेंट्स ने ma'am. कंडीशंस वाली क्लास अटेंड नहीं की थी उनको कंडीशंस अप्लाई करने का पता चला। Ma'am. Yes, ma'am. वेरी Yes, गुड। ma'am. और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट करो। थर्ड पार्ट में देखो कितने सॉल्यूशंस है, पहले तो ये चेक करके बताओ। मैम इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट है तो फिर से क्वेश्चन हमारा वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि अगर यूनिक है तभी हमने सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं करना। सभी स्टूडेंट्स चेक कर लो थर्ड पार्ट में क्या रेशियोज आ रही है आपकी। 1/2 आ रहा है सारा। सारों में 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 1/2 आ रहा है. इक्वल्स टू C1। यस, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म, क्योंकि हमने आगे तभी सॉल्व करना है जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट, लेट अस सी। x - 3y यूनिक माइनस सॉल्यूशन। यूनिक आ रहा है, फिर यस इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यही बोला है ना क्वेश्चन में कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, और अपने आप सॉल्व करो स्टूडेंट्स। बाद में स्क्रीन की तरफ देखना है कि आपने सही किया या कोई गलती हुई।
मैम इसमें C1/C2 नहीं करना? नहीं बेटा, जब पहले दो अनइक्वल आ जाएंगी तो थर्ड से हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो जो मर्जी। ओके मैम। अगर पहली दो इक्वल आएंगी तभी थर्ड को चेक करते हैं, ठीक है। अब इसको अब सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मैं अपना कर रही हूँ, आप लोग अपना करोगे और फिर स्क्रीन से मैच करोगे। बाद में चेक करना है, चेक साइन वाइन सब। और जिसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही 100%, वो हैंड रेज करेगा। ओके हिवानी, श्रिया, वेरी गुड। काया, वेरी गुड। एंड सौम्या, ओके। काफी स्टूडेंट्स के हाथ खड़े हो गए। शान, कमल, रोहन, वर्जोत, आदिल, अंकित का भी हाथ खड़ा हो गया। 4 स्टूडेंट्स रह गए अभी। बेटा कहाँ पे गलती हुई? ओके सिया का भी हाथ खड़ा हो गया। कर रहे हैं, ओके कोई बात नहीं, आई एम गिविंग यू टाइम, कर लो, करके मैच करना है। हिमानी आपने पहले हैंड रेज किया था, अब रिमूव कर दिया? यस मैम, कंप्लीट हो गया। ओके हो गया, आपका सही है। जानवी एंड यश बेटा दोनों चेक करो, और अगर कहीं पे कोई गलती हुई है तो मेरे को बताओ फिर। नो मैम, नहीं हुई। नहीं हुई, वेरी गुड। यश, यश बताओ। मैम मेरा भी ठीक है, मैम मेरा भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो चलो फिर मैं आपको एक और इक्वेशन देती हूँ, और सेम आपने यही चीज करनी है उसके लिए, और फिर से मुझे बताओगे किस किस का सही आता है। मैं आपको दे रही हूँ एक इक्वेशन और, छोटी सी इक्वेशन दे रही हूँ, और उसको चेक करना है कितने सॉल्यूशन है, और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। अपने आप करोगे, इस बार मैं करूंगी भी नहीं। और आप लोग ना चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आई थिंक लिख सकते हो, तो मुझे चैट में आंसर लिख के देना, ओके ठीक है, बोलना नहीं है। स्टूडेंट्स देखो मैंने इसको इक्वल्स टू 2 लिखा है, बट आपने ध्यान रखना है कि आपने जब सॉल्व करना है तो इसको इक्वल टू 0 की फॉर्म में चेंज करना है। चलो सॉल्व करो। और अगर चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आई होप कि मुझे नजर आना चाहिए, क्योंकि आज को होस्ट बनाया हुआ है मैम ने मुझे। मैम x और y की वैल्यू हाँ जी वही, पहले चेक करना है इसके यूनिक सॉल्यूशन है, वैसे तो यूनिक वो सॉल्यूशन बता है। दो। हाँ, यूनिक और फिर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, और फिर मेरे को आंसर बताना है।
मैम फ्रैक्शन में भी आ सकता है आंसर। हाँ जी बिल्कुल आ सकता है बेटा, कुछ भी आ सकती है वैल्यू। मैम आ गया। लिखो आंसर, चैट बॉक्स में लिखो जरा। देखो ये मेरे को ही नजर आएगा या सबको नजर आएगा? सौम्या आंसर सही नहीं है, चेक करो दोबारा। रोहन आपका ठीक है आंसर, वेरी गुड। सौम्या चेक करो कहाँ मिस्टेक की। मैम सेंड कर दिया। हाँ अंकित आपने भी मिस्टेक किया है, साइन की कहीं गलती हुई है। काया सभी का क्यों आ रहा है ऐसा? मैम मेरा मैम मैं बताऊं। हाँ बोलो। मुझे तो सिर्फ रोहन का आंसर ठीक लगा है अभी तक। लेट अस चेक, या मैम मैं फ्रैक्शन में आ रहा है मैम मैम। मैंने भी हाँ send फ्रैक्शन में आएगा, कोई 1 प्रॉब्लम बाय नहीं है। 3 आ रहा है हाँ जी बिल्कुल, एक्स और वाई मैम 1 दोनों। by 3 आ रहा है मैम, मैम x और 1 y बाय दोनों। 3 दोनों। हाँ दोनों वैल्यूज 1/3 आएंगी। स्टूडेंट्स चेक करो, देखो मैं कर रही हूँ, ध्यान से देखो कहाँ पे मैम मिस्टेक मेरा की। सही हो गया मैम। मैम सही हो मेरा गया? भी। हाँ फिर क्यों गलती क्यों करी? साइन की गलती करी होगी कहीं पे, आई एम श्योर। इजी था। इजी तो है, वो साइन की गलती हो जाती है, उसको ध्यान से करना है। x/-7। मैम यही आया। हाँ तो 1/-21 आएगा। मैम 9 नहीं आया। क्यों? 5 3 जा -3 है, -15। माइनस माइनस प्लस होना था। हाँ -15 और 6 1 जा 6, तो ये माइनस साइन बीच में है ही है, तो ये मैंने माइनस। प्लस किया था। हाँ वो यही गलती मुझे पता है, ये जिन स्टूडेंट्स ने 9 आंसर दिया है ना उन्होंने यही किया है। ओके यस यस। तो स्टूडेंट्स ध्यान से प्लीज, मिस्टेक नहीं करनी है। मैम एक और क्वेश्चन कर। एक और क्वेश्चन, Yes. यस मैम। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में ही है। क्वेश्चन नंबर 3 उसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, वो करो। मैम क्वेश्चन प्लीज बता मैम दो। वो मैम, तो कर लिया। बुक में। पेज नंबर 62 नहीं 3, क्वेश्चन 3, थर्ड पार्ट नहीं, क्वेश्चन 3, मैम कर लिया पेज मैम वो। नंबर 62 दोबारा कर लो, कोई बात नहीं। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ध्यान से करना, गलती नहीं करनी है, और फिर से आंसर लिखना, तभी पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट मिस्टेक कर रहा है, और वो भी गंदी वाली मिस्टेक्स कहते हैं ना जिन्हें हम, सिली मिस्टेक्स, वो वाली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए।
मैम भेज दिया मैम मैंने। भेज दिया? लेट मी चेक, कहाँ भेज दिया? चैट में तो कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। ओके, काया ने भेजा है, काया बिल्कुल सही है। काया इट इज करेक्ट। परजोत कहाँ भेजा है? व्हाट्सएप पे भेजा है क्या? नहीं, व्हाट्सएप पे भी कुछ नहीं आया। मैम दोबारा भेजता हूँ। हाँ, दोबारा भेजो। हिमानी का आ गया आंसर, ठीक है। अंकित आपकी एक्स की वैल्यू ठीक है। रोहन एक्स की वैल्यू ठीक है, वाई की गड़बड़ हो गई, चेक करो। अंकित, मेरी तो हाँ अंकित दोनों ठीक है आपकी। आदिल ठीक है, शान ठीक है, बरजोत ठीक है, रोहन अब ठीक है, आदिल सेकंड वैल्यू ठीक है, बिल्कुल सही। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जिन्होंने मुझे आंसर सेंड किए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सही है। मैक्सिमम क्या, और सभी का ही सही है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप कि सबको समझ आ गया है। एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं। इसको हमने इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा, फिर कोफिशिएंट्स को बी कैप के ऑर्डर में लिखा। वर्जोत अब आपको क्लियर हो गया कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि बी कैप के ऑर्डर में लिखो? यस मैम। हाँ, उसको इजीली समझने के लिए बेटा, है ना, मेथड को समझने के लिए। x के नीचे आ गया -20 माइनस -18, y के नीचे आ गया -27 माइनस -32, 16 माइनस 15, ठीक है ना। Yes. Y is x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5, Y. एंड द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। आई होप के सबको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया, ठीक है Yeah. स्टूडेंट्स। वेरी गुड। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लिख लो, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b such that the given pair of equations has infinite solutions। हमें बताया हुआ है कि इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। एक इक्वेशन हमें ये दी हुई है, मैंने इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लिया, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस, उसको भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों को मैंने इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लिया। अब हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना बात। ये चीज समझ आ रही है मैंने क्यों लिखी? अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं अप्लाई करने हैं, कंडीशंस अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पेयर है उसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, कभी लिखा होगा नो सॉल्यूशन है, कभी लिखा होगा यूनिक सॉल्यूशन है, तो जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने कंडीशन लिखनी। इनफाइनाइट की कंडीशन लिख दी मैंने। अब यहाँ से मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, कोफिशिएंट्स पुट करते हैं सिर्फ। 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू -7 अपॉन -3a प्लस b माइनस 2। ये आ गया। Yes, ma'am. अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास दो अननोन्स हैं, अननोन मतलब हमें a और b दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। मैंने आपको बताया हुआ है बहुत बार कि जितने भी हमारे अननोन्स होते हैं हमें उतनी इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। अगर हमें एक अननोन है, एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो एक इक्वेशन से काम चल जाता है। 2 अननोन्स है तो हमें 2 इक्वेशंस बनानी पड़ती है, 3 अननोन्स होंगे तो 3 इक्वेशंस बनानी पड़ती है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो कैसे बनाएंगे हम? पहली इक्वेशन बनाएंगे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। स्टूडेंट्स बीच में इक्वल टू का साइन है, ये ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कंफ्यूज नहीं होना। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into a plus b is equals to 3 into a minus b। इसको ओपन करा। हाँ जी, पीसीएपी वाला फॉर वो नहीं करने हैं, वो नहीं करने हैं मैम, वो वो कब- यूनिफॉर्मेशन में लगेगा ना। वो कब करना है, जब हमें कहा हो कि इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। अब यहाँ पे हमें इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया, क्वेश्चन पढ़ो क्या कहा गया है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो। इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, कोई मतलब नहीं है कितने भी सॉल्यूशंस हो, वो तब करना है जब हमें कहा जाता है सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, समझ आई बात? बोलो अंकित, समझ आई? यस ओके, अब देखो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बन गई है, a इक्वल्स टू 5, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई पहले 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, ये बन गया 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। इसको शिफ्टिंग की 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और यहाँ हम लिख सकते हैं a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 इक्वेशंस बन गई। ये 2 इक्वेशंस बनानी देखो समझ आई या नहीं? मैम, एक बार दोबारा बता दो। बेटा क्वेश्चन पढ़ो पहले। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें कि ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें कहा गया है कि ये हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट्स नहीं दिए हुए, है ना। सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट्स नहीं दिए हुए, ए बी की टर्म्स दी हुई है, तो हमें कहा गया है कि इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। और इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ये भी हमें बता दिए। तो हमने कहा कि अगर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन है ना। तो इस कंडीशन में हमने यहां से लिखी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये लिख दिया मैंने। ठीक है बात? बोलो। यस हम मैम। ये 5b कैसे है? इक्वेशन का मेरा आंसर आ रहा है माइनस ए प्लस 5b इज इक्वल टू 0। हाँ बेटा, उसको शिफ्ट करो, a इक्वल्स टू 5b या माइनस a प्लस 5b इक्वल्स टू 0, इट्स सेम थिंग ओनली, कोई फर्क नहीं है। आप दोनों जैसे मर्जी लिख लो, यस मैम। ठीक है। फिर मैंने अब 2 इक्वेशंस बनानी है। अब इससे मैंने पहले 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एक इक्वेशन बन गई, लास्ट 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो मेरे को सीधा सीधा अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कर देती हूँ, a के प्लेस पे मैं 5b लिख देती हूँ तो मेरी फटाफट ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रही हूँ मैं फ्रॉम 1 कि 1 से मैंने a की वैल्यू पुट कर दी 5b, सो 3b इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 1 आ गया, और a क्या हो जाएगा 5 into 1 5। तो ये आ गई मेरी a और b की वैल्यूज। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हमने कंडीशंस भी यूज की हैं और फिर हमने इक्वेशंस को सॉल्व भी किया। तो जहां पे दो मेथड्स यूज हो रहे हैं ना, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी इसके तरह के और क्वेश्चंस भी करते हैं, फिर शायद आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पार्ट सेम। हाँ, एक बार इसको नोट कर लो,
फिर अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिर एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक बार सोच के ऐसे लगा था ना मुश्किल है, फिर वो इजी लगने लगा, ऐसे ही अभी ये भी इजी लगने लगेगा। स्टूडेंट्स मैंने ना आपके टेस्ट रखने थे, मुझे लगता है मैं नेक्स्ट मंथ ही रख पाऊंगी जब आप एक बार स्कूल के टेस्ट से फ्री हो जाओगे, क्योंकि अभी आपके स्कूल के टेस्ट भी चल रहे शुरू हो गए हैं, तो फिर बीच में कहीं आप कंफ्यूजन ना हो जाए। कोई बात नहीं, एक बार सारे चैप्टर्स के टेस्ट जून के महीने में होने ही होने हैं आपके, जो भी मैंने आपको करवाए हैं आपके। मैम मेरा तो 8 को है मैम मैथ का। हाँ कोई बात नहीं, मैं उसके बाद वैसे कह रही हूँ कि मैंने सारे टेस्ट लेने हैं, सारे चैप्टर्स के टेस्ट लेने हैं जून के महीने में एक बार, ठीक है। स्कूल के टेस्ट से फ्री हो जाओ आप, फिर उसके बाद ये वाले टेस्ट देना है आप। ओके मैम। ठीक है, चलो स्टूडेंट सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो अब हम नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगाएंगे। फिर से हमें इक्वेशन दी हुई है, अब सिर्फ के मिसिंग है, एक ही मिसिंग है, तो यानी हमें एक इक्वेशन से ही काम चल जाएगा। ठीक है, ये हमें इक्वेशंस दी हुई है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन, अब हमें कहा है कि इनका नो सॉल्यूशंस है। नो सॉल्यूशन का मतलब a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ये हो गया ना, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो a1 upon a2 की, थ्री अपॉन 2k minus 1, 1 upon k minus 1, माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस, ये आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब मेरा आंसर निकल गया। ओके, अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, इधर हमें देखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और k की वैल्यू निकाल लो। k equals to 2 and the question is finished। समझ आई बात? मुझे सारे इक्वल होते तो हमारी 3 इक्वेशन निकल। बट बेटा हमें उतनी बनानी है जितने अननोन्स हैं। बना सकते हैं 3, पहले 2 से, फिर लास्ट 2 से, और एक फर्स्ट एंड लास्ट से। बना सकते हैं 3, बट हमने बनानी उतनी है जितनी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15, पेज नंबर 61 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15, इसको इरेज कर दूं? यस मैम। एग्जाम्पल 15 रीड करो। फिर से हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। एग्जाम्पल कर रही हूं मैं, 4x plus py plus 8 equals to 0, 2x plus 2y plus 2 equals to 0। हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p such that equations have unique solution। कुछ भी कहा जा सकता है आपको। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। ठीक है बात? 4 upon 2 is not equal to p upon 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 is, अब बीच में नॉट इक्वल का साइन है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो नॉट इक्वल की फॉर्म में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4, बस p 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
equations have unique solution. समझ आया? क्या आया हमारा आंसर कि P is not equal to 4 means except 4 कोई भी वैल्यू हो जाए P के प्लेस पे तो इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो हमने आंसर ऐसे देना। समझ आई बात? यस मैम। अब एग्जाम्पल 16 भी देखो। एग्जाम्पल 16 में फिर से कहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसको भी चेक करते हैं एग्जाम्पल 16 को। एग्जाम्पल 16 में भी आपको ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो ये वाले है कंडीशंस वाले ना, जिनमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एग्जाम्पल 16 करवा रही हूं मैं आपको। ऐसे इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। So k upon 12 equals to 3 upon k equals to minus of k minus 3 upon minus k. Okay? एक ही हमारा अननोन है तो हमें दो इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है। चाहे आप इन दो से बना लो, चाहे आप इन दो से बना लो, कोई एक बना लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो मैं इन दो से ही बना रही हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। ठीक है बात? तो के की वैल्यू आ गई, क्या आएगी? अगर के स्क्वायर 36 है तो के की वैल्यू क्या आएगी? 6। और -6 का स्क्वायर क्या होता है? 0। हाँ, -6 का स्क्वायर 36। वो भी 36 होता है। 0 किसने कह दिया? क्या सोचा? कुछ नहीं मैम। ओके, 6 का स्क्वायर भी 36, -6 का स्क्वायर भी 36। तो जो k की वैल्यू आएगी वो हम लेंगे +-6। 6 नहीं लेंगे, ओनली +-6 लेंगे। अब प्रॉब्लम आ गई, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, आनी एक चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम k को इधर से भी सॉल्व करेंगे। अब इधर से निकालेंगे k की वैल्यू तो क्या आएगी? 3k इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 3k। शिफ्ट करो, k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स बना के सॉल्व करेंगे तो k की दो वैल्यूज आ गई, यहां से भी एक 0 एक 6। इधर से आई +-6, इधर से आई 0 और 6। जो दोनों में कॉमन वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी k इक्वल्स टू 6। ये आएगा हमारा आंसर। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने प्लस माइनस शो करना है। जब भी k स्क्वायर इक्वल्स टू 4, k स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आए तो k की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस में आएगी, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करें तब भी वही आता है, माइनस का स्क्वायर करें तब भी वही आता है। तो जब हमें k स्क्वायर इक्वल्स टू 36 दिया हुआ है तो k की वैल्यू को हम लिखेंगे +-6। +-6 मतलब दो वैल्यूज आ गई। अब दो में से कौन सी सही है ये चेक करना पड़ेगा। तो हमने फिर दूसरी तरफ से भी वैल्यूज निकाली, दूसरी तरफ से भी दो वैल्यूज आ गई। तो जो दोनों में कॉमन वैल्यू है वो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? मैम एक बार फिर से बता दो। इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। हाँ जी, कमल बताओ। कमल, इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम? नो रिस्पॉन्स। किसने पूछा था मेरे से? मैम दोबारा बता दो। आई थिंक कमल ने पूछा था ना? आदिल ने। ओके आदिल, इस स्टेप तक बताओ। हाँ, मैंने भी प्रॉब्लम? नो। अब उसके बाद हमने सॉल्व करना है इनको k की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमने पहली दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये k इंटू k स्क्वायर बन गया, 12 इंटू 3 36 बन गया। ठीक है बात? यस मैम।
अब k स्क्वायर 36, तो k की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो k की जो वैल्यू होगी वो हम प्लस माइनस 6 लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस 6 का मतलब दो वैल्यूज आ गई, आंसर हमें एक वैल्यू चाहिए, तो हमने दूसरी तरफ से भी वैल्यूज निकाली। अब लास्ट वाली दो को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू के 3k, k को इससे मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर माइनस 3k आ गया। अब 3k को शिफ्ट कर लिया तो ये बन गया k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व किए थे ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं k, तो कॉमन लेके हमने सॉल्व किया, तो k की एक वैल्यू आ गई 0 और यहाँ से k की वैल्यू आ गई 6। इन दोनों में से कॉमन वैल्यू हमने चूज कर लेनी है जो कि है 6, तो आंसर हमारा आ गया k इक्वल्स टू 6। ओके, यस मैम। चलो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पे। एक्सरसाइज 3.5 की जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम हमारी रह गई, एंड प्लीज सी केयरफुली, थोड़ा सा ये डिफरेंट स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट। ठीक है, ध्यान से देखना है, दोनों स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आज कोशिश करेंगे हम खत्म कर दें। आपको मैं इक्वेशंस बनानी बताऊंगी, सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है ना। सॉल्व आप किसी भी मेथड से करो, आपको आते हैं सॉल्व करना। पहले जो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ये दो प्लेसेस है A और B, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट, हमने A और B के बीच में गैप बना दिया 100 किलोमीटर। फिर क्या कहा है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B एंड दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। मतलब या तो दोनों इधर जा रही है या दोनों इधर जा रही है, सेम डायरेक्शन में। एक कार ने यहां से मूव किया, एक ने यहां से मूव किया। ठीक है, आगे जाके वो कहीं मिल गई, यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे मिल गई। कितने टाइम के बाद मिली, आफ्टर 5 आवर्स। क्वेश्चन समझने पहले, तभी इक्वेशन समझ पाओगे कि दोनों कार्स ने, एक ने A से स्टार्ट किया, एक ने B से, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। 5 घंटे के बाद कहीं पे जाके वो दोनों मिल गई। नेचुरली समझ आता है ना, कॉमन सेंस, किस कार की स्पीड ज्यादा होगी, A की या B की, एक ही है ना, तभी वो मिलेगी उसको, है ना, A की स्पीड ज्यादा होगी। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करती है। फिर भी वो कहीं पे जाके यहाँ पे आई, इधर से ये आई, सपोज इस पॉइंट पे ये मिल गई। ठीक है, इस पॉइंट पे कितनी देर के बाद मिली वो, आफ्टर 1 आवर। जब वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है तो 1 घंटे के बाद कहीं पे बीच में मिल गई, हमें नहीं पता कहाँ पे मिली। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि दोनों कार्स की स्पीड निकालो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब देखो मैं कहती हूँ, लेट स्पीड ऑफ कार मूविंग फ्रॉम A is x and speed of car moving from B is y। is y, है ना। अब स्टूडेंट, जब हम ये कहते हैं ये 5 घंटे के बाद मिली है यहाँ कहीं जाके, क्या आप बता सकते हो, आपने मुझे ये तो बता दिया कि A से जो कार स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड ज्यादा थी, है ना, ये तो आपने मुझे दे दिया आंसर। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन बताओ, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि A ने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया B से? x + 100। नहीं, एक्स वाई भूल जाओ, डिस्टेंस तो ये था ना। Yes। यहाँ से बताओ कि ए ने कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया जब वो यहाँ पे मिली, तो 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया ना, क्योंकि वो 100 किलोमीटर पीछे से चली थी।
समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो बस यही चीज से हमने इक्वेशन बनानी है। अब हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर है। तो अब ए का डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम है 5 आवर्स, स्पीड है हमारी x, तो डिस्टेंस हो गया 5x। बी वाले कार की टाइम 5 आवर्स, स्पीड y, तो डिस्टेंस हो गया 5y, और दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस जो है दैट इज 100। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। अब 5 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। अब सेकेंड इक्वेशन बनानी है। अब सेकेंड इक्वेशन हम ये कह रहे हैं कि जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, सपोज इसने 60 किलोमीटर करा है, इसने 40 करेगी, दोनों मिला के टोटल 100 करेंगी ना, दोनों का डिस्टेंस मिला के टोटल 100 हो जाएगा। 50-50। नहीं, 50-50 जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी स्पीड सेम नहीं है। हो सकता है जिस कार की स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा ट्रेवल करेगी, जिसकी कम है वो कम ट्रेवल करेगी, क्योंकि ये तो हमने ऊपर देख लिया ना कि उनकी स्पीड सेम नहीं है, अलग अलग है, उनकी डिफरेंट है। समझ आ रही है बात? तो यानी यस। अब 1 घंटे के बाद मिल रही है, तो 1 घंटे में ये वाली कार कितना ट्रेवल करेगी? x, ये वाली कार कितना ट्रेवल करेगी? y, और दोनों मिला के कितना करेंगी? 100। 100। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, x 60 आएगा, y 40 आएगा। अब आप इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, आपकी मर्जी है। इक्वेशंस बन गई आपकी बस। अब दोबारा से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर देखो मैंने जो एक्सप्लेन किया है और जो क्वेश्चन में लिखा है वो मैच कर रही है चीजें, वो समझ आ रही है उनका मतलब। चेक कर लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो और फिर स्क्रीन पे देखो। हमने ये कहा कि जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो जो उनके डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 100 होगा, और जब वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो उनके डिस्टेंस का सम 100 है ना। इसी चीज को यूज करके हमने इक्वेशंस बनाई ना, कि जब वो 5 घंटे के बाद मिल रही हैं, तो उनके डिस्टेंस का डिफरेंस 100, और जब वो 1 घंटे के बाद मिल रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो उनके डिस्टेंस का सम 100। और डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है, बहुत जगह हम यूज करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बात? फ्रैक्शन में भी हो सकता है। हाँ जी, फ्रैक्शन में भी। फ्रैक्शन में भी आ सकती है स्पीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकती है स्पीड फ्रैक्शन में भी। नेगेटिव नहीं आ सकती, पॉजिटिव तो कुछ भी आ सकती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. अगर किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, नहीं तो मैं लास्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाली हूँ और फिर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। मैम 5 का से आया था इसमें। 5 बेटा, 5 आवर्स दिया हुआ था ना, टाइम 5 है यस मैम। और स्पीड x है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x इंटू 5, 5x। फिर जब सेकेंड कार का निकालना है, फिर 5 इंटू वाई, 5y। टाइम दिया हुआ था ना 5 आवर्स, तो डिस्टेंस निकाला है हमने स्पीड इंटू टाइम मैम से। प्लस माइनस का बता दो एक बार। बेटा देखो, कॉमन सेंस है, इसीलिए मैंने फिगर बनाया था कि जब वो एक इधर से स्टार्ट हुई है, एक इधर से एक इधर से, तो ये जो कार है ये 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर रही है, तो यानी दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 है, डिस्टेंस का डिफरेंस है ना। जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो दोनों मिला के 100 ट्रेवल कर रही है, एक इधर से एक इधर से, कहीं पे भी मिले तो वो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो इसने और इसने मिला के ट्रेवल किया वो 100 किया।
ठीक है ना, यही चीज यूज की है हमने इक्वेशंस बनाने के लिए। ये 1 घंटे के बाद मिली थी, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया x इंटू 1 x, y इंटू 1 y, सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, नोट कर लो, एक बार बढ़िया, दोबारा बढ़िया। देखना क्लास के बाद, नहीं समझ आएगा नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ओके Yes, miss. तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको अब करवा रही हूँ लास्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम। देखो, एरिया की बात हो रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला पता है ना सबको, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? L into B, L इंटू L into B. बिल्कुल सही। LB. हाँ जी, चलो लेट्स सी, क्वेश्चन रीड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if length is reduced by 5 units, breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Dimensions का मतलब length and breadth हमने find out करनी है। तो हम कहते हैं लेंथ x ले लेते हैं, ब्रेड्थ y ले लेते हैं, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज एक्स वाई। कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट केस कि लेंथ को रिड्यूस कर दो 5 यूनिट्स, तो लेंथ हमारी क्या हो गई, x माइनस 5। ठीक है बात, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, और Yes, ब्रेड्थ ma'am. को लिखा हुआ है इंक्रीज कर दो 3, तो ब्रेड्थ क्या हो गई, Y plus 3. y प्लस 3। तो अब एरिया क्या हो गया हमारा, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ये एरिया है ये भी कम हो गया, कितना कम हो गया, 9 यूनिट्स, है ना, लिखा हुआ है ना। तो पहले एरिया ये था, अब एरिया ये है, बट ये एरिया कम है, कितना कम है, 9 यूनिट्स। 9. यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 9। तो यहां से हमारी इक्वेशन बनेगी, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप इसमें से इसको माइनस करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 9। तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x से दोनों को, फिर 5 से, भी बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वही चीज करेंगे हम। अब बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसल, और ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट केस से। अब ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे सेकंड केस से। कोशिश करो खुद बनाने की। सेकंड केस, ये मैंने फर्स्ट केस लिखा था, अब सेकंड केस लिखूंगी मैं, आप लोग मेरी हेल्प करो। सेकंड केस में देखो लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ में क्या चेंज हो रहा है, पढ़ो क्वेश्चन में। लेंथ इंक्रीज हो रही है, हाँ कितनी, x प्लस 3. x प्लस 3, और ब्रेड्थ क्या हो रही है, Y plus 2. y प्लस 2। एरिया क्या हो गया, 67. x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। हमारे अकॉर्डिंग तो ये आया, बट उसने क्या है, ये एरिया इंक्रीज हो गया, कितना, 67, है ना। तो यानी इस एरिया में से अगर हम पहले वाला एरिया माइनस करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 67, है ना। यही हुआ ना मतलब, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 67। तो यानी इसमें से जो हमने एज्यूम किया था उसको हम माइनस करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 67 बस। अब फिर से, हाँ फिर से हम इसमें इसको वही मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं।
ये कैंसल, 2x प्लस 3y ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -61 इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, ये सेकंड बन गई। अब इनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स दोनों थोड़ी सी डिफिकल्ट वाली प्रॉब्लम्स है, बट इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। हमने आज इनको डिस्कस किया है, एक बार दोबारा से रिवाइज करना। अगर आपको मुश्किल लगेगी कहीं पे कोई स्टेप समझने में, तो हम इनको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम। तो फिर आज की क्लास को हम अभी यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है आज के कंटेंट से रिलेटेड या वैसे कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। Yes students, any query, any doubts? टेस्ट कब से लोगे मैम? हाँ जी, टेस्ट मैम। क्या बोल रहे हो? मेरे को समझ नहीं आया। मैम टेस्ट कब से लोगे? टेस्ट बेटा अभी आपके स्कूल से एक बार थोड़ा सा फ्री हो जाए सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के नेक्स्ट वीक में या इस वीक में टेस्ट चल रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रही थी कि एक बार चलो वहां से फ्री हो जाओ, फिर उसके बाद मेरे को टेस्ट दे देना। नहीं तो फिर ऐसा करते हैं, नेक्स्ट संडे रख लेते हैं एक टेस्ट। बोलो, रख लो मैम। इसी चैप्टर का रख ले, चैप्टर 3 का सबसे पहले। यस मैम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट संडे चैप्टर 3 का टेस्ट एक नो बार मैम। हाँ श्रेया ने बोला। क्यों श्रेया? मैम मेरा यूनिट टेस्ट है। किस चीज का? ओके, यही प्रॉब्लम आ रही है ना। तो चलो ऐसा करते हैं, जिन स्टूडेंट्स का अभी नहीं है वो स्टूडेंट्स दे देंगे, जिनका है वो फिर अभी स्किप कर देना। मैं एक बार सर से फिर इकट्ठे ही ले लेना मैम, फिर ऐसा मत। हम मैम इस इकट्ठे ले संडे ले। इसी चक्कर में तो टेस्ट डिले होते जा रहे हैं। एक तो वो लॉकडाउन और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से डिले हो गए हमारे टेस्ट। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार बात करके फिर आपको सर से बात करके ना एक बार सोहेल सर से फिर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ ये चीज। ओके ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ठीक है, मैं अभी लीव कर रही हूँ क्लास, तो आपके सोशल वाले सर ज्वाइन कर लेंगे। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। बाय मैम। बाय। सेम टू यू बेटा, बाय।